जी, आज हम बात करेंगे अम्पेयर्स लॉ की। 1820 में एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट एंड्री मैरी अम्पेयर ने अपना ख्याल पेश किया कि करंट एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अगला उनका सवाल ये था कि इस मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल शेप क्या होगी। उनके जवाब ने ना सिर्फ एक नजरिया पेश किया बल्कि एक ऐसा मैथमेटिकल टूल, एक ऐसा रियाजियाती आला पेश किया जो कि जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद बना। और आज हम इसी अम्पेयर्स लॉ की बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अम्पेयर्स लॉ की। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? ओके जी, अम्पेयर्स लॉ के मुताबिक हम कहते हैं जी, अगर आप किसी भी कंडक्टर से करंट पास करवाते हैं तो उसका एक जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसे आप मैथमेटिकली मालूम कर सकते हैं। अगर हम इसके मैथमेटिकली फार्मूला को लिखें जिसको हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, मैथमेटिकली फार्मूला के मुताबिक हम कहते हैं जी बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। इस मैथमेटिकल फार्मूला के मुताबिक हम कहते हैं कि जी अगर आप किसी भी कंडक्टर से करंट पास करवाते हैं तो करंट पास करने से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू करंट की वैल्यू पर डिपेंड करती है। मैथमेटिकली इसको इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता, तो मैं इसकी एक फिजिकल एलेबोरेशन करता हूँ। फिजिकल एलेबोरेशन क्या है जी? स्टूडेंट्स, आप यहाँ करंट को आप यहाँ करंट को पानी के बहाव से तशबीह दें कि यानी कि हम एक दरिया की बात करें कि दरिया में पानी फ्लो कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि हम यहाँ करंट को वाटर फ्लो से तशबीह दे रहे हैं। और हम कहते हैं पानी का बहाव जितना ज्यादा तेज होगा, समंदर में जो गिरदाब, वो जो वाटर का वाइड लूप होता है वो उतना ही बड़ा बनता है। आप अंदाजा करें कि अगर पानी का बहाव स्लो होगा तो जो पानी का गिरदाब वाइड लूप बनता है वो छोटा बनता है। ठीक है जी, यानी और अगर आप करंट के पानी के बहाव को तेज ऑब्जर्व करें, अगर पानी का बहाव तेज होगा तो जो पानी का गिरदाब वाइड लूप बनेगा वो उतना ही ज्यादा बनेगा। हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं जी कि करंट जितना ज्यादा आप पास करवाएंगे किसी कंडक्टर से उसका उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इनके हमने करंट को वाटर के फ्लो से तशबीह दी है और पानी के बहाव से जो उसका गिरदाब, जो उसका वायर लूप बना है, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड से तशबीह दी हुई है। तो हम कहते हैं करंट की वैल्यू आप जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर का उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फैलता चला जाएगा। इसी मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने के लिए अब अम्पेयर लॉ की मेन डिस्कशन की तरफ आते हैं जी कि हम कहते हैं आपने एक कंडक्टर से करंट पास करवाया, आई एम टेकिंग अ करंट कैरिंग रॉड, ओके जी, और आपने इसको एक कार्डबोर्ड से पास करवाया और हम कहते हैं इसका गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने के लिए आपने इसके गिर्द एक अम्पेयरेंट पाथ फर्ज करना जी। अम्पेयरेंट पाथ क्या है? अगर मैं आपको रिमेंबर करवाऊं तो स्टूडेंट्स आपने गाउसियन सरफेस, गाउसीज लॉ पढ़ा था, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, अम्पेयर लॉ गाउसीज लॉ की मैग्नेटिक फॉर्म है। यानी कि हम ये कहते हैं कि गाउसीज लॉ में आप एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं और वहां गाउसीज लॉ को अप्लाई करने के लिए आप एक्चुअली एक गॉसियन सरफेस फर्ज करते हैं। सेम एज आप अगर अम्पेयर लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं और अम्पेयर लॉ को अप्लाई करते हुए एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। एक चीज अगेन दूसरी रिमेंबर रखें कि जी पॉइंट ये है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप किसी भी कंडक्टर से करंट पास करवाएं उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा और आप उस मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने के लिए अम्पेयर लॉ लगाएंगे। जिस तरह से हमने कहा कि हर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको आप गाउसीज लॉ से मालूम कर सकते हैं। तो हम इस तरफ आ जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रहा मैं। तो हर करंट कैरिंग कंडक्टर का आप मैग्नेटिक फील्ड अम्पेयर लॉ से मालूम कर सकते हैं। मगर अम्पेयर लॉ को अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है जी? आपने एक अम्पेयरेंट पाथ फर्ज करना है। मैं यहाँ एक अम्पेयरेंट पाथ
की बात कर रहा हूं इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, और मैं इसे नाम दे रहा हूं जी एम्पीरियन पाथ का। आपने यहाँ एक एम्पीरियन पाथ फर्ज किया और आप इस एम्पीरियन पाथ को नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, यानी कि मैं कहता हूं ये L1 लेंथ है और इसके बाद ये L2 लेंथ है, L4, L3, L5 सो ऑन। आप इस सारे सर्कुलर एम्पीरियन पाथ को Ln लेंथ्स में डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ लेंथ्स में क्या कर दें जी डिवाइड कर दें। अगला काम ये होगा कि आपने क्या करना है, इस रॉड का जो मैग्नेटिक फील्ड बना है उस मैग्नेटिक फील्ड का हर लेंथ एलिमेंट्स के साथ आपने डॉट लेना है। आप तमाम लेंथ एलिमेंट्स का बी के साथ डॉट लें और इन तमाम लेंथ एलिमेंट्स को ऐड कर दें। यानी कि हम कहते हैं हमने क्या किया जी, n एलिमेंट्स तक, n नंबर ऑफ तक इन लेंथ को डिवाइड किया तो r की वैल्यू 1 से n तक है। आपने हर लेंथ एलिमेंट का बी के साथ डॉट लिया और सबको सम अप कर दिया और एम्पेयर लॉ के मुताबिक इन तमाम एलिमेंट्स का सम, यानी कि बी डॉट डेल्टा एल एलिमेंट्स का सम जिस पाथ में हमने सारे लूप को डिवाइड किया था वो बराबर है जी म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज, इन तमाम का सम म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज के बराबर है। ठीक है, इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं एम्पेयर लॉ को। एम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ ऑल द पाथ एलिमेंट, द सम ऑफ ऑल द path elements b dot delta l into which complete loop has been divided is equal to mu naught into current enclosed। तमाम पाथ एलिमेंट्स का सम, जो पाथ एलिमेंट्स क्या है बी डॉट डेल्टा एल, इन तमाम का सम म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज के बराबर है। तो हम इसकी यहाँ स्टेटमेंट लिख रहे हैं जी, तो आप लिख सकते हैं द सम ऑफ all the elements b dot delta l into which complete loop, this circular path is our complete loop has been divided is equal to the mu naught into current enclosed। ओके जी, आप इसे कुछ मैथमेटिकली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपने b डॉट L1 किया, देन b डॉट L2 किया, b डॉट L3, b डॉट L4 सो ऑन चलते जाएं। आप अगर इन तमाम लेंथ एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो ये तमाम के तमाम म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज के बराबर होगा। अगला सवाल ये है कि व्हाट इज मीन बाय म्यू नॉट, यहाँ म्यू नॉट से क्या मुराद है? तो हम यहाँ म्यू नॉट की बात करने वाले हैं। म्यू नॉट से मुराद है वैक्यूम परमिएबिलिटी। जिस तरह से आपने कॉलम्स लॉ में पढ़ा कि एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी, यानी कि वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट करता है अपने अंदर से पास थ्रू करने के लिए, से हमने कहा था एप्सिलॉन नॉट। सेम ऐसे आप म्यू नॉट की बात कर रहे हैं। म्यू नॉट एक तो यहाँ कांस्टेंट है और दूसरा इसका खास मतलब है कि इससे मुराद है वैक्यूम परमिएबिलिटी। क्या हम कहते हैं अगर आप इस सारे अरेंजमेंट को वैक्यूम में प्लेस करते हैं और इस रॉड का मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वैक्यूम इस मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास करने के लिए कितनी परमिशन दे रहा है, कितना अलाउ कर रहा है, दैट इज द वैक्यूम परमिएबिलिटी। और अगर आप ऐसा यूनिट्स में वैक्यूम परमिएबिलिटी की वैल्यू की बात करें तो वैक्यूम परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है जी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर
पर मीटर। ओके जी, आप अम्ब्रेला को यूज करते हुए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और अगला हमारा जो काम है वो ये है कि हमने लॉन्ग क्वेश्चन में सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करना चाहिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि हमारी कायनात के जो ताकतवर मकनातीसी मैदान यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़े बड़े मैग्नेट्स नहीं है बल्कि एक सादा सी तार के बनाए हुए सोलेनॉइड यानी कि तार के कॉइल्स हैं जिनमें से अगर करंट गुजारा जाए तो एक ऐसी पोशीदा ताकत में बदल सकते हैं जो कि आपकी गाड़ी के स्टार्टर से लेकर अस्पताल की एमआरआई मशीनों तक को चला सकते हैं। और आज हम इसी बल्कि अजूबे यानी कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड की बात करेंगे। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में अगर हम सोलेनॉइड की डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो सोलेनॉइड से मुराद क्या है, तो हम कहते हैं सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग टाइटली बाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ वायर। सोलेनॉइड एक लंबी तार को अगर हम क्या करें, टाइटली बाउंड करें। टाइटली बाउंड से मुराद है स्टूडेंट्स कि आपने सोलेनॉइड के जो लूप्स हैं, छल्ले हैं, जो टर्न्स हैं, उनको बहुत करीब करीब रखा हुआ है। मैंने यहाँ इतना करीब नहीं रखा आपको रियलाइज करने के लिए, मगर आपने एक तार लेनी है, एक लॉन्ग वायर लेनी है और इस अगर हम लॉन्ग वायर को इस तरह से लपेटे बाउंड करें कि उस कॉइल की शेप सिलेंड्रिकल शेप बन जाए। सिलेंड्रिकल क्या है, मेरे हाथ में जो मार्कर है ये सिलेंड्रिकल शेप है, सर्कुलर और लेंथवाइज शेप है, इसे हम सिलेंडर का नाम दे सकते हैं। तो आपने कॉइल को टाइटली बाउंड करना है और इसको एक सिलेंड्रिकल शेप देनी है। और अगर आप इस तरह से इसकी शेप दे देते हैं यानी कि कॉइल एक वायर की कॉइल बना देते हैं और इसमें से अगर आप करंट गुजारें तो ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इसे हम सोलेनॉइड का स्टूडेंट्स नाम दे रहे हैं। इट इज आवर सोलेनॉइड। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो हम कहते हैं सोलेनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। अगर आप सोलेनॉइड में से करंट गुजारते हैं तो सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जिसमें हम कहते हैं जी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह होगा जिस तरह से इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करें तो ये सपोज दैट इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है और मैंने इसकी चंद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट की। सेम एज इस सोलेनॉइड का भी एक मैग्नेटिक फील्ड डिवेल्प हो जिसको मैंने यहाँ जाहिर किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आप सोलेनॉइड को यहाँ डिफाइन करेंगे हम, मगर पहले आप ये सुन लें कि हमने इस सोलेनॉइड से करंट गुजारा जिसकी वजह से क्या होगा, सोलेनॉइड का एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। आप इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मालूम करेंगे इस टॉपिक के एंड पर, मगर मैंने इसके मैग्नेटिक फील्ड को लाइंस की शक्ल में जाहिर किया हुआ है। और अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो हम ये देख सकते हैं कि सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत करीब करीब है और तकरीबन इक्वली स्पेस्ड है। तो आप ये कहते हैं कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात क्या है, सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म है। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग और इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जबकि अगर हम आउटसाइड की बात करें स्टूडेंट्स तो सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इंतहाई दूर दूर हम फर्ज कर सकते हैं और ये होती हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है। यूनिफॉर्म की तो हम बात ही नहीं करेंगे, अगर फील्ड ही नहीं है तो आप सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर सकते हैं। अब हम इस सोलेनॉइड को यहाँ डिफाइन करते हैं, इसके बाद इसके मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करेंगे। तो आप सोलेनॉइड को स्टूडेंट्स यहाँ डिफाइन कर सकते हैं अलोंग tightly wound cylindrical coil of wire which acts as a magnet या bar magnet when current is passed through it. When current is
passed through it। जब आप इस सोलेनोइड से करंट गुजारेंगे स्टूडेंट्स, तो ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, इसका बार मैग्नेट की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अब बेटा हमने इस सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करना है यूजिंग द एम्पेयर्स लॉ, और एम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने इन दो वैल्यूज को मालूम करना है। एम्पेयर लॉ को अप्लाई करने के लिए मैंने इसकी तीन सिचुएशन को ज़ाहिर किया है। एक सिचुएशन इसकी ये है कि करंट कैरिंग सोलेनोइड का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको मैंने यहाँ इंडिकेट किया, मगर हमारा जो मेन मरकज होगा डिस्कशन का वो एक सेंट्रल डायग्राम होगी। आपने इस डायग्राम को इन फोकस करना चाहिए। तो अब सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम एम्पेयर लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं। एम्पेयर लॉ को अप्लाई करने के लिए आपने पहली बात क्या है, एक एम्पेरेंट पाथ फर्ज करना है। हमने यहाँ सोलेनोइड को डार्ट्स की शक्ल में जाहिर की। डार्ट से मुराद ये स्टूडेंट्स के यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने सॉरी ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सोलेनोइड के साथ हमने एक बैटरी अटैच की है करंट को पास करवाने के लिए, और करंट कुछ इस तरह से पास कर रहा है कि करंट यहाँ से आउटवर्ड और नीचे वाले पॉइंट से इनवर्ड पास कर रहा है। करंट की डायरेक्शन है कुछ यूं है कि अगर मैं यहाँ एक लूप की बात करूं तो करंट कुछ यूं है, यहाँ से आउटवर्ड अपवर्ड से आउटवर्ड जा रहा है और डाउनवर्ड से इनवर्ड जा रहा है। करंट की डायरेक्शन कुछ यूं है, इस टर्मिनल से जब करंट जाएगा तो करंट यहाँ से ऐसा होता हुआ इस सोलेनोइड से पास करेगा, यानी कि जितने भी अपवर्ड पॉइंट से यहाँ से करंट आउटवर्ड है, और आप आउटवर्ड को जाहिर करने के लिए डार्ट लगाते हैं। इनके डार्ट से मुराद है यहाँ आउटवर्ड इन लूप्स के पॉइंट से करंट आउटवर्ड, जबकि लोअर पॉइंट्स ऑफ द लूप करंट क्या है जी, इनवर्ड है। इनवर्ड को जाहिर करने के लिए हम यहाँ क्रॉस रिप्रेजेंट करते हैं और आउटवर्ड को जाहिर करने के लिए हम डार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इसकी एक सिंपल सी स्कीमेटिक डायग्राम बना दी, जिसके दरमियान इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जाहिर किया। ओके जी, आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की सपोज डायरेक्शन ये है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम एंड पर मालूम भी करेंगे। सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करने के लिए एम्पेयर लॉ अगर लगाना है तो पहली बात ये कि हमने क्या करना है, एम्पेरेंट पाथ फर्ज करना है। हमने यहाँ एम्पेरेंट पाथ फर्ज किया है इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ नाम दे रहे हैं कि इट इज आवर एम्पेरियन पाथ। आपने यहाँ एक एम्पेरेंट पाथ फर्ज किया, और अगली बात यह है कि आपने इस एम्पेरेंट पाथ को नंबर ऑफ लेंथ इंटरवल्स में डिवाइड करना है। जैसे कि आप जानते हैं हमने यहाँ भी क्या किया था, इसको नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड किया था। आप इस रेक्टेंगल को लेंथ एलिमेंट को नंबर ऑफ लेंथ एलिमेंट्स में सॉरी डिवाइड कर, जिसमें हम ये कहते हैं कि जी स्टूडेंट्स आप अगर इसकी साइडों की नाम दें, साइड इसकी ए है, इसकी साइड ये बी सी और डी है। ए बी साइड की लेंथ यहां से लेकर यहां तक L1 है, बी सी साइड की लेंथ स्टूडेंट्स L2 है, सी डी साइड की लेंथ सपोज L3 है, और डी ए साइड की लेंथ स्टूडेंट्स L4। ओके जी, तो आप यहाँ लेंथ की डायरेक्शन को इंडिकेट करवा दें कि लेंथ की डायरेक्शन ए से बी की जानब है, फिर बी से सी, सी से डी और डी से ए की जानब। लेंथ की डायरेक्शन हमने वेक्टर को यहाँ ज़ाहिर करने के लिए लेंथ की डायरेक्शन को यहाँ एसोसिएट करवा दिया। ओके जी, यहाँ हम अप्लाई करते हैं जी एम्पेयर्स लॉ। बाय अप्लाइंग एम्पेयर्स लॉ, अगर हम एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करते हैं, हम इसको मैथमेटिकली कुछ यूं लिख सकते हैं कि जी उसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर, इस सुमेशन को मैं खत्म करूंगा, या सुमेशन को एक बार आपके सामने लिख देते हैं कि जी सुमेशन आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4। आपने लेंथ एलिमेंट्स के चार हिस्से बनाए, L1 L2 L3 L4। मैंने कहा लेंथ 1 से लेकर 4 तक जा रही है, फिर हमने इसे लिख दिया B डॉट डेल्टा L, एंड आपने साथ लिख दिया R, ये यहाँ लिख दीजिए R की वैल्यू 1 है तो BL1, R की वैल्यू 2 है तो B डॉट L2 एंड सो ऑन 4 तक आप जाएंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू
करंट इनक्लोज में यहाँ करंट इनक्लोज के लिए आई पुट नहीं कर रहा, बल्कि करंट इनक्लोज के लिए एक मेन फार्मूला हम यहाँ निकालेंगे, ड्राइव करेंगे। आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमने कहा बी डॉट L1 प्लस सुमेशन से मुराद प्लस बी डॉट L2 एंड देन बी डॉट L3 सुमेशन बी डॉट L4 और यहाँ यही टर्म आ जाएगी म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। अगला काम ये है कि आप स्टूडेंट्स या तो इन वैल्यूज को पहले मालूम कर लें या इस करंट इनक्लोज की वैल्यू को पहले मालूम कर लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन वैल्यूज को पहले मालूम कर रहा हूँ, आप इस वैल्यू को पहले मालूम कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। हम इस वैल्यू की बात करते हैं इनके अराउंड द साइड ए बी, ठीक है। तो हम मालूम करें जी साइड ए बी पर आपने डॉट मालूम करना है। ए बी के लिए आप यहाँ लिखते हैं जी बी डॉट L1, डॉट खत्म करने क्या आएगा बी L1 cos थीटा, हमने वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करवा दिया। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो इस जानिब है और लेंथ की डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरफ है, यानी कि L1 के लिए B और L1 दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। इन दिस केस अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप यहाँ थीटा की वैल्यू को 0 पुट कर दें और याद रखिए स्टूडेंट्स cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं BL1 और cos 0 डिग्री स्टूडेंट्स 1 के बराबर आ गया। तो हमारे पास B डॉट L1 की वैल्यू आ गई BL1। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा BL1 हो जाएगा। सेम एज आपने L2 के लिए मालूम कर लेना जी, also we have to find B डॉट L2, आप यहाँ डॉट खत्म करवा दें, क्या आएगा BL2 cos ऑफ थीटा, हम यहाँ थीटा मालूम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स यहाँ लेंथ की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वही है। हम यहाँ देख सकते हैं कि B और L में जो एंगल आ रहा है दैट इज 90 डिग्री। आप यहाँ एंगल 90 डिग्री पुट करवा दें और स्टूडेंट्स cos 90 0 के बराबर होता है। आप cos 90 की जगह 0 पुट करेंगे और बाकी टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे, यानी कि BL2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि B डॉट L2 की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। सेम एज आप B डॉट L3 की वैल्यू को मालूम करेंगे। इसके लिए मुझे यहाँ जगह दरकार है, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। B डॉट L3 और इसका हम डॉट खत्म करेंगे। B डॉट L3 इज इक्वल टू BL3 cos ऑफ एंगल। अगर हम इसके एंगल की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ लेंथ की डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है और लेंथ की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के एंटी पैरेलल है। इस केस में एंगल तो 180 आएगा, बट हमने यहाँ ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि स्टूडेंट्स सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इतना कम है कि आप इसे 0 फर्ज कर सकते हैं, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। सोलेनॉइड के इनसाइड सिर्फ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म है, जबकि आउटसाइड की बात करें आउटसाइड सोलेनॉइड की आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0 है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि L3 सोलेनॉइड के आउटसाइड है, आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप 0 पुट कर दें। इस केस में आप B की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बाकी टर्म्स को आप एज इट इज रहने दें। L3 cos 180 -1 के नोट बराबर होगा मगर 0 इंटू समथिंग 0, तो हमारे पास B डॉट L3 की वैल्यू आ जाएगी 0। नाउ आपने B डॉट L4 की वैल्यू को मालूम करने, फाइनली यू कैन राइट हियर B डॉट L4 दैट इज इक्वल टू BL4 एंड cos ऑफ एंगल। अब यहाँ एंगल की बात करें जी, लेंथ की डायरेक्शन अपवर्ड है D से A की जानब, जबकि B की डायरेक्शन उसी जानब है। हम यहाँ देख सकते हैं एंगल कितना है जी 90 डिग्री है।
आप यहाँ एंगल की वैल्यू 90 डिग्री पुट करें और cos 90 हम जानते हैं स्टूडेंट्स के cos 90 जीरो के बराबर होता है। आप cos 90 जीरो पुट करें, बाकी टर्म्स एज इट इज, और कोई वैल्यू अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी जीरो। हमने कहा यहाँ b डॉट L4 की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। हमने इन तमाम वैल्यूज को एक्चुअली यहाँ पुट कर। अब अगली बात यह कि हमने क्या करना है जी, इस करंट इनक्लोज्ड की वैल्यू को मालूम कर। करंट इनक्लोज्ड की वैल्यू को मालूम करने की सिचुएशन आप देख लें जी। We have to find the value of current enclosed. करंट इनक्लोज की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड है कि जो भी आपको सोलेनोइड दिया जाएगा इसका स्टैंडर्ड आपको बताया जाएगा स्टूडेंट्स के सोलेनोइड की यूनिट लेंथ में से आई करंट पास करें। यानी कि हम कहते हैं सोलेनोइड की 1 मीटर की लेंथ में से 2 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, या 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर करंट पास कर, जैसे हम कहेंगे जी यूनिट लेंथ में से आई करंट पास कर रहा है। आप इसे जनरल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन अगर आप एक खास पार्टिकुलर बात करेंगे तो वहां हम लिख सकते हैं जी, अगर हम 10 एम्पेयर की बात करें कि एक सोलेनोइड के 1 मीटर से 10 एम्पेयर का पास कर रहा है तो हम यहाँ 10 मेंशन करेंगे, बट हम यहाँ लिखेंगे करंट इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में करंट की वैल्यू मैं कहता हूं जी आई है। यूनिट लेंथ में हमने करंट की वैल्यू लिख दिया, आई से मुराद 10 एम्पेयर है या 20 एम्पेयर, जितनी भी वैल्यू है एक बार जो फिक्स है आपने यहाँ लिख दे कि यूनिट लेंथ में इतनी वैल्यू 1 मीटर की लेंथ। अगर मैं कहूँ आपसे सपोज दैट हम यहाँ सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि 1 मीटर की लेंथ में 10 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, तो 2 मीटर की लेंथ में कितना करंट पास करेगा, 2 × 10 यानी कि 20 एम्पेयर। हाफ मीटर की लेंथ में कितना करंट पास करेगा, आप यूनिट की वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 5 एम्पेयर। यानी कि हमने यहां से देखा कि अगर आप यूनिट लेंथ की वैल्यू को जानते हैं तो यूनिट लेंथ के बाद आप किसी भी लेंथ के लिए करंट की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। हमने कहा 1 मीटर के लिए फर्ज करें 10 एम्पेयर है तो 2 के लिए 20, 3 एम्पेयर के लिए 30 एम्पेयर। हाफ मीटर के लिए आप यूनिट की वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जिस तरह से हमने 2 मीटर के लिए यूनिट की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 20 आ गया। सेम एज हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ इनक्लोज वो एक्चुअली स्टूडेंट्स L1 है, L4, L2, L3 इन तमाम के लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ रही है, जीरो आ रही है। L3 के लिए भी जीरो, L4 के लिए भी जीरो, L2 के लिए भी जीरो। तो यहाँ जो इफेक्टिव लेंथ है वो क्या है जी, L1। तो हमने कहा L1 लेंथ के लिए हमने क्या करना है, यहाँ करंट इनक्लोज की वैल्यू को मालूम करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं करंट इन L1 लेंथ। L1 लेंथ में करंट क्या होगा, आप करंट को L1 से मल्टीप्लाई करवाते। अगली बात यह है कि आपने इस लेंथ एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स को भी बताना है। एक तो बात हमने कह दी कि यहाँ इतनी लेंथ है, 1 मीटर की लेंथ है, या L1 की बात करें हाफ है या इसका क्वार्टर है, बट हमें यहाँ ये भी बताना है कि जो हम लेंथ यहाँ कंसीडर कर रहे हैं उस लेंथ में ये लूप्स कितने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सपोज दैट हमें अगर ये स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड है कि हम कहते हैं कि इसकी यूनिट लेंथ में जितने भी लूप्स हैं एन लूप्स हैं, या L1 लेंथ में हम कहते हैं जी एन लूप्स हैं, आपको इसके नंबर ऑफ लूप्स बताए जाएंगे। हम कहते हैं एन L1 लेंथ में इसके एन लूप्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं। आप इस L1 लेंथ में इसके लूप्स की तादाद को मालूम करें। और ये जो करंट आया ये एक लूप का करंट है बेसिकली स्टूडेंट्स। आपको अगर एक लूप का करंट आ गया L1 लेंथ में एक लूप का करंट, तो L1 लेंथ में जितने भी लूप्स हैं उन तमाम लूप्स का करंट मालूम करने के लिए क्या करें, उन तमाम नंबर ऑफ लूप्स को एक लूप के करंट से मल्टीप्लाई कर दें, आपको तमाम लूप्स के करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं जी टोटल करंट इन NL1 loops।
तो आपने क्या किया, इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास करंट आ गया NL1I। ओके जी, हमारे पास ये है जी टोटल करंट, या इसे हम करंट इनक्लोज कह सकते हैं। अब हमारे पास इन तमाम की वैल्यूज आ गई, BL1, BL2, BL3, BL4, और करंट इनक्लोज की वैल्यू आ गई। आप इन तमाम वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे। हम यहाँ पुट कर रहे हैं, मैं अपनी आसानी के लिए इसको इरेज करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ और हम इन वैल्यूज को इरेज करेंगे जी। हमारे पास अगर BL1 की बात की जाए, BL1 B डॉट L1 की वैल्यू क्या है जी, BL1 B डॉट L1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास BL1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी BL1 प्लस B डॉट L2। B डॉट L2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0। आपने इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी। B डॉट L3 की वैल्यू क्या हमारे पास, 0। आपने इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी। और B डॉट L4 की वैल्यू क्या हमारे पास, इसकी भी 0 है। स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू भी 0 पुट कर दी। देन म्यू नॉट एज इट इज। एंड फाइनली नाउ अगर हम करंट इनक्लोज की वैल्यू की बात करें, करंट इनक्लोज की हमारे पास जो वैल्यू थी दैट वाज NL1I। आपने यहाँ करंट इनक्लोज की वैल्यू लिख देनी है स्टूडेंट से, NL1I। इसको इरेज कर दें यहाँ से। आप इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर दें, BL1 जमा 0 जमा 0 जमा 0, तो क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू आएगी BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NL1I। जो चीजें सेम है आप आपस में काट सकते हैं, यानी कि यहाँ L1 L1 से कट गया। तो फाइनली हमारे पास सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया, म्यू नॉट N इंटू I। There is the final formula for magnetic field to current carrying solenoid। आखिरी बात ये स्टूडेंट्स कि हम इस करंट कैरिंग सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आप यहाँ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल। तो हम यहाँ राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं कि सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। हम लिख रहे हैं जी राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक आप इस सोलेनोइड को सीधे हाथ में पकड़ें, ग्रास द सोलेनोइड, टेक द सोलेनोइड इन योर राइट हैंड विद द कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने सोलेनोइड को अपने सीधे हाथ में इस तरह से पकड़ना है कि आपके सीधे हाथ की जो फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन की तरफ, यानी कि हमने कहा करंट की डायरेक्शन अप से ऊपर से बाहर की तरफ है और डाउन से इनवर्ड है। तो हमने इस तरह सीधे हाथ के फिंगर्स को कर्ल किया है कि ये करंट की डायरेक्शन की तरफ है। देन थंब ऑफ योर राइट हैंड विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल। इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, नॉर्थ पोल ज़ाहिर किया है कि जिस तरफ सीधे हाथ का थंब होगा उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ क्या होगा, साउथ पोल होगा। आप इसे अगेन डिफाइन कर सकते हैं, ग्रास्प द सोलेनोइड इन योर राइट हैंड विद द कर्लिंग फिंगर in the direction of current, then the erected thumb of your right hand will indicate the north pole of magnetic field। इस तरफ क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो आप इसे डिफाइन कर दें, grasp the solenoid in your right hand with the curling finger in the direction of current। आप किसी भी हाथ की फिंगर करंट की डायरेक्शन की तरफ कर्ल करेंगे। then erected thumb will indicate the north pole of magnetic field।
दैट द डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड रूल। ओके स्टूडेंट्स, आई ट्राई माय बेस्ट को आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कस करके बताया जाए। इसके बारे में आपके जो भी कमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी राय है, काइंडली कमेंट लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।